अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाजरीन, 26वीं आईनी तरमीम का मरहला अंजाम को पहुंच चुका है, मुकम्मल हो चुका है और इसके साथ साथ जजेस की तैनाती का जो काम था, जो उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश, एक साजिश की जा रही थी, उसके लिए भी 3 बड़े नाम सामने आए, लेकिन उसमें से एक नाम सिलेक्ट कर लिया गया है। जस्टिस याहिया अफरीदी के हवाले से कंफर्मेशन आ गई है कि अब वो अगले चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक जो बड़ा बहरान है, या यूं कहा जाए कि एक बड़ी खलीश जो पैदा हो गई है, वो इस तरह से है कि अब जजेस जो फैसले देंगे इस तैनाती के मरहले के मुकम्मल होने के बाद, क्या वो जजेस अब ये कोशिश करेंगे कि वो खुदा न खास्ता मेरिट से हटकर फैसले दें, या ऐसे फैसले दें जो हुकूमती पसंद के मुताबिक हो, यानी कि वो हुकूमत की पसंद से हटकर फैसले जारी ना करें, ताकि वो उस दौड़ में शामिल हो सकें कि वो हुकूमत की गुड बुक्स में शामिल हो जाएं और फिर आगे जाकर उनके लिए भी इस डेजिग्नेशन के लिए, इस सीट के लिए एक दौड़ में शामिल होने की राह हमवार हो जाए। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि मेरिट के हवाले से जो बातें हो रही थी कि अब आवाम को सस्ता और फौरी इंसाफ फराहम हो सकेगा, वो कितनी जल्दी प्रैक्टिकली प्रोसेस कर सकेगा, इस पर भी बहुत से क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। ठीक है, वो बातें नाकदीन की हैं, मुखालिफिन की हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रूफ तो करना है कि अगर ये आईनी तरमीम हुई है तो ये आवाम के लिए, मफादात के लिए हुई है, उनके हक में फैसलों को जल्दी जारी करने के लिए हुई है। ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे शो में आज, लेकिन सबसे पहले हम दावत देंगे। जुल्फ़िकार अली बदर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार साहब। जी वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब ये जो 26वीं आईनी तरमीम का मरहला था, ये तो हो गया मुकम्मल, चीफ जस्टिस का नाम भी सामने आ गया, लेकिन दूसरी जानिब अब जो एक बेंच की तश्कील का मरहला है, या पार्लिमानी कमेटी जो बैठी थी, उसके अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैठने से इनकार किया, और अब जो एक बेंच तश्कील पाएगा और जिसके अंदर ये बात होगी कि अब आईनी केसेस के फैसले यहाँ सुने जाएंगे और दीगर जो मुकदमात हैं, फौजदारी मुकदमात या दीगर मुकदमात, वो दूसरा बेंच सुनेगा। अब ये जो तफरीक है, ये कब तक वाज़े हो जाएगी, क्लैरिटी कब तक आ जाएगी? क्योंकि इस हवाले से भी बहुत सी बातें हो रही हैं। अगर हम 1 से 2 दिनों के अंदर मुख्तलिफ केसेस में जस्टिस मंसूर अली शाह या दीगर चीफ जस्टिस साहिबान के हम बयानात देखें, तो उनमें ये चीज़ बड़ी फिक्रमंद वो शो हो रहे हैं कि अब कैसे फैसला होगा कि कौन से जो केसेस हैं वो कौन सी अदालत सुनेगी, कौन सा बेंच सुनेगा। ये क्लैरिटी भी सर क्या इसी आईनी तरमीम में मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाइस्ता, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। जी जी, देखिए, ये जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है, इसके अंदर बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। अच्छा। और वो सीनियर जजेस के साथ बैठ के फैसले करेंगे, तो वो जो आईनी बेंच है वही मेनली वो करेगा। ये अब इसके बाद जो अगला मरला है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओथ है, जो कि 26 तारीख को होगा। और जैसे ही वो ओथ हो जाएगा तो एक नई कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसमें चारों सूबों से जुडिशरी की रिप्रेजेंटेशन होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, लॉ मिनिस्टर होंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान होंगे, और 2 सेनेटर होंगे, 2 एक हुकूमती, एक अपोजिशन साइड का, एक एमएनए होगा, एक हुकूमती और एक अपोजिशन का एमएनए होगा, एक कोई नॉन मुस्लिम या कोई खातून सेनेटर मेंबर पार्लियामेंट उसकी रुकन होगी। और वो लोग बैठ के फिर जो है आईनी जो बेंच है उसकी तश्कील के ऊपर काम करेंगे, इन कोऑर्डिनेशन, इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड अदर सीनियर ऑनरेबल जजेस। तो उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ेगा, क्योंकि जैसे एक आईनी ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल काम कर रही थी, ये उसी तरह ही चीजें चलेंगी और उसी तरह ही तय होंगी। इसमें सिर्फ ये है कि बैलेंस कर दिया गया है कि सारे जजेस की बजाय बीच में कुछ मेंबर पार्लियामेंट भी डाल दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे डाल दिए, अटॉर्नी जनरल को डाल दिया। तो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है जिसके अंदर तमाम जो है जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके नुमाइंदे बैठ के इस चीज को आगे लेके चलेंगे। तो ये एक अच्छा खुशाइन फैसला है। लेकिन इसके अंदर जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे चीजों की क्लैरिटी आएगी। और अगर ये मैं आपको बात बताऊं कि इसमें बहुत सारे टीवी एंकर्स के ऊपर मैं सुनता हूं कि अक्सर वो कहते हैं कि कैसे डिसाइड करेंगे कि सिविल कौन सुनेगा और क्रिमिनल केसेस को कौन सुनेगा। देखिए, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की स्वाबदीद होती है। ये जब वो बेंच तश्कील दे देते हैं
कि ये एक बेंच है, 2 बेंच है, 3 बेंच है, इसके ऊपर 3, 4, 5, 6 बेंच बन जाते हैं, फिर वो केसेस डिवाइड हो जाते हैं। अच्छा। किसी के पास सिविल केस चला जाएगा, किसी के पास क्रिमिनल चला जाएगा, क्योंकि जिस स्टेज पे ये जजेस बैठे हैं ये सिविल अपील्स भी सुन सकते हैं और क्रिमिनल्स भी सुन सकते हैं, और जिसके जिम्मे जौन से केस लगाए जाएंगे वो अपने रूटीन में सुनता जाएगा। और अच्छी चीज ये है कि अब तो परफॉर्मेंस वैल्यूएशन की भी बात है कि कितने मैटर सुने जा रहे हैं, कितने लिंगर ऑन हो रहे हैं, कितनी पेंडेंसी है, कितने केसेस का जो है वो डिस्पोजल है, ये डेली नोट होता जाएगा हर जज के ऊपर। अच्छा। ताकि इनका जो परफॉर्मेंस रिव्यू है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल करेगी। अच्छा, वो जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, आप कह रहे हैं कि वो मॉनिटरिंग का भी काम करेगी, वो देखेगी इन सब चीजों को कि आया कि चीजें दुरुस्त हो रही हैं, डायरेक्शन ठीक है नहीं है? देखिए, वो मेनली काम तो चीफ जस्टिस और उन लोगों का होगा, लेकिन ऑब्वियसली कमेटी ही उसको फाइनलाइज करेगी, क्योंकि कमेटी के पास ही इख्तियार है जज को अप्रूव करने का भी और जज को निकालने का भी। और जजों की परफॉर्मेंस एवेल्युएशन पे लेके चलेंगे कि कौन सा जज कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जो कि अगर 200 केसेस होते हैं जो कि टाइम बार्ड होते हैं, तो वो कहते हैं 180 वो लगा दें और रेगुलर केसेस 5-6 लगा दें, और वो कर दें कि 200 केसेस की पेंडेंसी खत्म कर दें। वो बल्कि 180 में से तो 180 केसेस तो वो हैं जो ऑलरेडी टाइम बार्ड है और उनको तो वो सुन ही नहीं सकते। अच्छा। तो उनको लगाने का और सुनने का जो टाइम है और वो अपनी पेंडेंसी में डाल रहे हैं, अपनी बकेट में डाल रहे हैं, वो तो टाइम जाया कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये जो है इसको अब एवेल्युएट किया जाएगा, और ये अच्छी खुशाइन चीज है। तो सर, ये जो एवेल्युएशन का प्रोसेस है, चेक एंड बैलेंस का जो प्रोसीजर है सारा, वो किस क्राइटेरिया के ऊपर किया जाएगा? जैसे जजेस के एहतसाब की बात तो होती है और जो कि होना भी चाहिए, तो ये जो चेक एंड बैलेंस का तरीका है उसका क्या मयार होगा, क्या पैमाना होगा कि अगर एक जज 1 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में 10 केसेस ले रहा है और दूसरा जज जो है वो 5 महज 3 केसेस ले रहा है, तो इसको चेक करने का क्या प्रोसीजर है? क्या वो भी पूरी की पूरी डिटेल्स जो हैं वो यहीं से जाएंगी? देखिए, ये तो बड़ा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अब तो बड़ा अच्छा जो है वो इन्होंने टाइम मैनेजमेंट और स्केड्यूल और केस मैनेजमेंट सिस्टम लगाए हुए हैं, और जजेस को केस असाइन कर दिए जाते हैं और वो कंप्यूटर और एआई की ऐप के थ्रू करते हैं। उसमें किसी इंडिविजुअल का रोल नहीं होता, वो केस मार्क होता है, वो उसका अंदराज होता है, उसको एंटर किया जाता है, वो ऑटोमेटिकली किसी न किसी जो क्यू में जाके किसी जज के पास उसके रोस्टर में लग जाता है। और ये किस बेंच के पास जाएगा, कैसे लगेगा, ये किसी के हाथ में नहीं होगा। और ये जो कमेटी है, ये कमेटी बेसिकली जब उसकी एक एवेल्युएशन रिपोर्ट कंप्यूटर जनरेट करके देगा कि किस बेंच ने कितने केस सुने और कैसे हुए और कितने पेंडेंसी पे थे, कितने टाइम बार्ड थे, तो इनकी सिविल क्रिमिनल अपील कितनी थी, सिविल अपील कितनी थी, क्रिमिनल कितनी थी, तो इसके ऊपर हर चीज जो है वो सामने आ जाएगी, क्रिस्टल क्लियर तरीके से आ जाएगी। तो इसके ऊपर जजेस को जो है बिल्कुल चेक एंड बैलेंस भी आ जाएगा। और ये जो आपने जजेस की अकाउंटेबिलिटी की बात की, मैं सिर्फ जजेस की अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं कहता, जजेस भी इंसान है। हमें तो यहाँ पे जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जनरल्स हैं, यहाँ पे जजेस हैं, यहाँ पे जो शख्स भी गवर्नमेंट एक्सचेकर से तनख्वाह लेता है, जिस दिन वो हुकूमत यानी स्टेट का सर्वेंट बनता है, उस दिन से उसका रिकॉर्ड लेके जिस दिन वो रिटायर होता है, उसकी हर साल अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी उसके ऊपर काम करना चाहिए। उसकी, उसके बीवी बच्चों की, उसके रिश्तेदारों का इर्द गिर्द जो क्लोज सर्कल है उसके ऊपर प्रॉपर जो है सर्वेलेंस होनी चाहिए कि उनके एसेट्स क्यों 300-400-500 गुना बढ़ रहे हैं। अगर नॉर्मल रूटीन में चले। ये काम जुल्फिकार साहब, ये काम फिर नैब का है या दीगर इदारों का है? कौन करेगा ये सर्वेलेंस का काम? देखिए, अगर ये काम, अगर तमाम इंस्टीट्यूशंस इफ दे पुट देयर हाउस इन ऑर्डर, अगर अपना अपना हाउस इन ऑर्डर कर लें, तो मैं नहीं समझता कि आपको इस मुल्क में नैब पड़ेगी। जब आप अपने होगी तो आप अपने मिलती कर रहे होंगे ट्रांसपेरेंसी, तो आप अपने लोगों को खुद जो है मॉनिटर कर रहे होंगे,
आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा अच्छा, जुल्फिकार साहब, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, जो क्वेश्चन है, दैट इज ऑपोजिशन ये इल्ज़ाम लगाती है ख़ास तौर पर कि लोगों को अगवा करके उनसे वोट लिया गया इस आईनी तरमीम के मामले पर। दूसरी जानिब जब हम टीवी चैनल्स पे बात करते हैं या हम टॉक शोज़ में बात करते हैं मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, दीगर जमातों के रहनुमाओं से, तो उनका यही कहना होता है कि बिलावल साहब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, कंसेंसस को बिल्ट होना चाहिए, लोग अपनी मर्जी से वोट दें, हम चाहते हैं इत्तेफाक राय कायम हो। लेकिन ये तासुर जो अब जा रहा है सोशल मीडिया पर या दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बोला जा रहा है कि लोगों को अगवा करके उनसे वोट लिया गया, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, लोगों को अगवा करने को तो हम कंडेम करते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए और जोर जबरदस्ती का वोट भी नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि किसी की सियासी वफादारी को जबरदस्ती तब्दील करके वोट लिया गया, उस पर हम आवाज उठाएंगे, उसको कंडेम करेंगे। अगर किसी ने अपनी मर्जी से वोट दिया है और कोई पार्टी नहीं छोड़ी, अपनी सियासी वफादारी तब्दील नहीं की, तो बताया जाए कि कौन सा ऐसा शख्स है जिसने वफादारी तब्दील की है या अपनी पार्टी को छोड़ के वोट किया है। तो हमें तो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई है। तमाम आप देखें, मौलाना साहब को इंगेज किया, MQM को इंगेज किया, मौलाना साहब ने PTI को इंगेज किया और इतनी मुलाकातें हुई और फिर वो जो एक स्पेशल कमेटी बनी थी, 14 मीटिंग्स उस कमेटी की हुई, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की इंक्लूडिंग PTI, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, सबकी रिप्रेजेंटेशन शामिल थी और उनके ऊपर पॉइंट बाय पॉइंट, क्लॉज बाय क्लॉज वो जो है वो सामने रखा गया और उनसे डिस्कस किया गया। सबको सब चीजों का पता है। कोई शख्स ऐसा नहीं है जो कहे कि जी मुझे नहीं पता था और मेरे से हुआ। मौलाना साहब के साथ सारी बातचीत हुई, PTI की और सारा मामला हुआ। मौलाना साहब ने सैटरडे की रात को कहा कि मैं आज नहीं करूंगा वोट, कल तक का टाइम दिया। मैंने PTI को कहा है वो अपने चेयरमैन, बानी चेयरमैन से जाके मिले और आके बताए। PTI वाले नहीं आए, उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। इसमें मौलाना, अच्छा, आप जुल्फिकार साहब ये फरमा रहे हैं कि ऐसा कोई भी अमल हुआ नहीं है कि किसी को अगवा करके उनसे वोट लिया गया, ये कहना चाहते हैं आप कैटेगोरिकली? मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके साथ जोर जबरदस्ती करके उसकी सियासी वफादारी को तब्दील किया गया हो। अगर कोई अगवा हुआ है तो मेरे सामने तो कोई केस नहीं आया, तो केस आए तो मुझे पता चले। अच्छा, ठीक है। तो जो BNP मैंगल के सेनेटर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको फिर आप किस तरह से देखते हैं, जो कह रहे हैं कि मुझे 6 दिन के लिए अगवा किया वोट लेने के लिए? नहीं, आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, सोशल मीडिया का बयान नहीं सुना कि मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिख के दी गई और मुझे जबरदस्ती मेरे चेयरमैन ने जो है पार्टी के सदर ने मेरे से जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। अच्छा, जोर जबरदस्ती की बेस पे। आपने उनका उसके बाद वाला बयान भी सुन लेना था ना। अच्छा, वो आप समझते हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की वो गलत थी, लेकिन बाद में जो बयान आया सोशल मीडिया पर जो उन्होंने ट्वीट कर दिया, वो आप समझ रहे हैं कि वो ज्यादा ऑथेंटिक और क्रेडिबल है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें आप मीडिया नुमाइंदों को बैठकर पूरे फैक्ट्स एंड फिगर से बात करते हैं, वो गलत है? दैट्स राइट जुल्फिकार साहब। बात ये है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, बाद का बयान हो या पहले का अमल हो, तो सारी चीजों के अंदर इतनी कंफ्यूजन है। मैं तो इसको कहूंगा दिस इज अ मैटर ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन कि आप किस चीज को सही कहेंगे, किसको गलत कहेंगे, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, प्रॉपर इंक्वायर करना चाहिए। इस पे तो मैं कमेंट कर ही नहीं सकता कि क्या उन्होंने सही कहा क्या गलत कहा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और सर, वैसे ये बताइएगा कि ये जो कंसेंसस बिल्ट हुए हैं, मौलाना साहब को मनाया है, बड़ी एफर्ट्स की हैं, बड़ी मुलाकातें हुई हैं, बार हुई हैं। बिलावल भी तो जरदारी साहब को जाता है जिन्होंने इतनी मेहनत करके उनको कन्विंस किया और कंसेंसस बिल्ड करके उनको साथ तो क्या कोई शराइत थी मौलाना साहब की तरफ से? क्योंकि अब ये भी इत्तलात आ रही हैं कि मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब काबीना का हिस्सा बनेंगे या मौलाना साहब को गवर्नरशिप मिल जाएगी, दोनों मिलकर अब हमें नजर आएंगे आने वाले दिनों में काबीना में बैठे हुए। देखिए, जिस टाइम तक ये कंसेंसस बिल्ड किया गया और आईनी तरमीम का हिस्सा बनाया गया, उस टाइम तक तो मौलाना साहब की कोई शर्त नहीं थी। अच्छा, हाँ, अब चूंकि मौलाना साहब ऑन बोर्ड हो गए हैं, तो हुकूमत की ख्वाहिश ये है, हुकूमती नुमाइंदों की, प्राइम मिनिस्टर की, कि मौलाना साहब की पार्टी के लोगों को हुकूमत ज्वाइन कराई जाए और कहीं ना कहीं उनको साथ जोड़ के चलाया जाए। और जैसे कोई आप थोड़ा बहुत
उनको अकोमोडेट कर सकते हैं तो उसके ऊपर सोचा जा सकता है, लेकिन अभी तक मौलाना की तरफ से ना कोई डिमांड आई है, ना पीपल्स पार्टी को इस तरह की किसी बात का पता है। अच्छा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये काबीना का हिस्सा कब बनेगी, इस हवाले से भी बताइए हमें। चेयरमैन कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर कोई इसके अंदर चेंजेस आएगी तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी सीईसी का इजलास बुलाएंगे, मुशावरत करेंगे कि हमें काबीना का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं लेकिन बनना चाहिए। अभी तक ऐसी कोई चीज अंडर डिस्कशन नहीं है। आज तक की डेट में कोई ऐसा डिसीजन नहीं है कि काबीना का हिस्सा बने पीपल्स पार्टी। अच्छा, लेकिन इनकार भी नहीं है, आने वाले दिनों में अगर चेयरमैन साहब की तरफ से ऐसी कोई चीज आती है तो फिर बैठते हैं, बात हो सकती है। देखिए, मैंने कहा कि पॉलिटिक्स में कोई चीज रूल आउट नहीं की जा सकती। आज तक की डेट में नहीं है। अगर कल को ऐसे हालात बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर और बाकी तमाम जो इत्तेहादी हैं या जिन लोगों ने मिलके आईनी तरमीम पास की है वो पुश करते हैं और वो ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि पीपल्स पार्टी की भी चंद वजीर आने चाहिए, तो इसके बारे में सोचा जा सकता है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उसको बिल्कुल अच्छा उसको निगेट भी नहीं कर रहे। लेकिन जुल्फिकार साहब कोई डिवीजन तो नहीं है पार्टी के अंदर कि एक ग्रुप कह रहा हो कि ठीक है जाना चाहिए और दूसरा ग्रुप कह रहा हो कि नहीं जाना चाहिए? देखिए, पार्टी में हर एक का अपना अपना है। कुछ इलेक्टेड लोग समझते हैं, कुछ इलेक्टेड लोग समझते हैं कि उनको कैबिनेट का हिस्सा होना चाहिए, कुछ इलेक्टेड लोग समझते हैं कि हमें हुकूमत का हिस्सा और कैबिनेट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो हर एक की अपनी सोच है, इंडिविजुअल सोच है। लेकिन यहाँ पे मैटर करेगी कि मेजॉरिटी लोग क्या कहते हैं और पार्टी चेयरमैन की क्या पॉलिसी है, तो उसके बाद फिर इसके ऊपर फैसला किया जाएगा। अभी तक तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अभी तक नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकती है कि हमने काबीना का हिस्सा नहीं बनना। अच्छा ठीक, थैंक यू सो मच। जुल्फिकार अली बदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे। और अभी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे उन तमाम केसेस के ऊपर जो आईनी तरमीम के बाद अब लगने हैं और जिन पर अभी बहस भी हो रही है कि किस तरह से आगे चलकर काम करना है। और इस पर हम बात करेंगे लॉ एक्सपर्ट से ही कि क्या राय रखते हैं वो और किस तरह से लॉ क्या कहता है इसके ऊपर, कानून क्या कहता है, अदालतें क्या कहती हैं और आने वाले दिनों में क्या हम वाकई इंसाफ की रफ्तार बढ़ती हुई देखेंगे और हम देखेंगे कि आम आदमी को इंसाफ मिल रहा है, उसको दरबदर ठोकरें नहीं खानी पड़ी, उसको डिलेइंग जस्टिस वाले जो चीज़ें हैं वो फेस नहीं करनी पड़ी। स्टे विद अस, टेक अ ब्रेक।